हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर, जो कि 19 दिसंबर 2016 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने सीडीपी और आपकी संस्कृत और ईवीएस को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। यानी कि इन तीनों के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। 2011 से लेकर 2022 तक के जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अब हिंदी को। तो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम मैथ को करेंगे। मैथ के बाद में हमको क्या करना है कि यूपी टेट की जो क्लासेज हैं दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ सभी क्लासेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, इनको मैंने सबसे पहले कराया है, क्योंकि यहाँ से आपका 40% एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी यूपी टेट में 40% पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, उसमें क्या था कि जो आपका 2017 का पेपर था, उसमें से रिपीट होके 2022 वाले में 81 से 84 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी को पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, यह आपके लिए कितने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, इनको मैंने डिस्कस करा दिया है। इसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूपी टेट के लिए, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक-राली या अभिक्रमित अनुदेशन। जो भाषा शिक्षण की पद्धति है वह नहीं है। कौन सी पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आ जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन। यह आपकी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बल्कि यह क्या है? अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह अधिगम से संबंधित है, सीखने से संबंधित है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जो आपकी भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ होती हैं, किंडरगार्टन होती हैं, मॉन्टेसरी और डैक-राली पद्धति है, यह भाषा शिक्षण की पद्धति है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन यह एक अधिगम की पद्धति है, यानी कि अधिगम के लिए यह जानी जाती है, सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। तो प्रारंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाए, यह किसने कहा था? तो मॉन्टेसरी का कहना था, या महात्मा गांधी का कहना था, फ्रोवेल का कहना था, या फिर किलपैट्रिक का कहना था। तो प्रारंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी का कहना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। जो व्याकरण के शिक्षण के लिए यह उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी प्रणाली? कक्षा अभिनय प्रणाली है, यह व्याकरण के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर है कहाँ पर? तो यह उत्तर प्रदेश में है।
और इसके जो संपादक हैं, संपादक की बात करते हैं, आनंद कादम्बिनी के संपादक की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? यह बद्री नारायण चौधरी इसके कौन हो जाते हैं? इसके संपादक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना बतानी है, कौन सी आदिकाल की रचना है? तो अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीपशिखा है या फिर खुमान रासो है। जो आपकी आदिकाल की रचना हो जाती है तो कौन सी रचना हो जाती है? खुमान रासो, यह आपकी आदिकाल की रचना हो जाती है। और आदिकाल की रचनाओं के विषय में बात करते हैं तो और कौन कौन सी जो रचनाएं होती हैं आदिकाल की, तो पृथ्वीराज रासो होती है, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, बीसल देव रासो, यह आपकी क्या हो जाती हैं? यह आपकी आदिकाल की रचनाएं हो जाती हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और खुमान रासो, यह आपकी आदिकाल की रचनाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है तो पूर्व ज्ञान का, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पश्चात। तो आपको बताना है कि पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, हिंदी की गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है तो किसका आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। क्या आता है? पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताना है तो वाक्य प्रयोग है, व्याख्यान है, भ्रमण है या चित्र निर्माण है। तो कौन सा हो जाता है? वाक्य प्रयोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि निरामिष किसे कहते हैं? आपको बताना है कि जो निरामिष होता है वह क्या होता है? तो मांस रहित भोजन होता है, मोक्ष का इच्छुक होता है या फिर रात्रि विचरण करने वाला होता है या मृत्यु का इच्छुक होता है। जो आपका निरामिष होता है वह क्या होता है? तो वह मांस रहित भोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है कि मांस रहित भोजन आपका निरामिष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। जो आपकी रामधारी सिंह दिनकर हैं इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि सहद शब्द है। आपको बताना है कि जो सहद शब्द है कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या फिर आगत शब्द है। जो आपका सहद है यह आपका आगत शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? यह देशज आपका आगत शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो जंगल के लिए, स्त्री के लिए, पुस्तक के लिए या फिर व्यवसाय के लिए। जो आपका वनिता का प्रयोग होता है वह स्त्री के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कि वनिता का प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्री के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो विष्णु का, शिव का, सूर्य का या कामदेव का। जो आपका मुकुंद है यह इसका जो पर्यायवाची है वह क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची विष्णु होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि काहेरी नलनी तू कोमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह कौन हैं?
काहे री नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं जायसी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं या फिर दादू हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाता है, इसके जो पंक्ति के रचनाकार हैं वह कबीर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह बताना है आपको कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व, जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं इनके निबंध का संग्रह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चिंतामणि। क्या हो जाता है? चिंतामणि इनका एक निबंध है, किसका? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो आपको बताना है कि बारात बसंत, बारात बसंत या बारात बसंत या बारात बसंत। तो आपको इसमें सही बताना है कि कौन सा शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि बारात और बसंत, यह आपका सही हो जाता है, यह आपका शुद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ जाता है, अर्ध स्वर है। आपको बताना है कि अर्ध स्वर है य और व, ई और उ, रिरी और र, रिरी और श। जो आपका अर्ध स्वर है वह क्या हो जाता है? वह आपका य और व हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आ जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बताना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके मुहावरे में सही अर्थ बताना है। तो अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या अपराधी का संकटग्रस्त रहना, या अपराधी को पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है कि अपराधी संकटाग्रस्त रहना। अपराधी का संकटाग्रस्त रहना, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो आगार है, प्राकथन है, या पृष्ठपेषण है, या फिर प्रस्तावना है। तो एक बात को बार बार दोहराने का मतलब क्या हो जाता है? पृष्ठपेषण हो जाता है, यानी कि बात को बार बार दोहराना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। आपको बताना है कि बुद्धहीन शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो संज्ञा में है, सर्वनाम में है, या विशेषण में है, या फिर क्रिया में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 विशेषण में है। जो आपकी बुद्धिहीन शब्द है यह व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि छत से ईंट गिरी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर संप्रदान कारक है। तो छत से ईंट गिरी में आपका क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, छत से ईंट गिरी। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है, यानी कि अलग होने की बात होती है, अलग होने की बात होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि महोर्मी में संधि विच्छेद बताना है कि महोर्मी में संधि विच्छेद है। तो महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, या फिर महत धन उर्मी। तो जो आपकी महोर्मी है इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो महाधन उर्मी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका संधि विच्छेद महाधन उर्मी हो जाता है। क्या हो जाता है? महाधन उर्मी इसका संधि विच्छेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीत का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द बताना है, इसका विलोम बताना है। तो विशिष्ट होता है, अशिष्ट होता है,
अपुष्टि होती है या फिर व्यष्टि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, इसका व्यष्टि हो जाता है। समष्टि का विपरीत क्या हो जाता है? व्यष्टि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ जाता है कि कर्पट का तद्भव रूप है। कर्पट का तद्भव बताना है। तद्भव का मतलब क्या हो जाता है? जो संस्कृत से इनका क्या हो गया है? हिंदी में रूपांतरण हो गया है और इनका अर्थ है उसका क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। वही आपके क्या होते हैं? तद्भव कहलाते हैं, जिनका हिंदी में रूपांतरण हो गया है। तो कपट होता है, करपोट होता है, कपूर होता है या फिर कपड़ा होता है। तो करपट का आपको तद्भव बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कपड़ा। क्या हो जाता है? कपड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में आपको प्रत्यय बताना है। तो अनीय, ईय, रम या नीय। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तो अनीय इसमें प्रत्यय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका कि बैरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजे सरथ्याई बान की वायु उड़ाब के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थ्याई। तो इस वाक्य में आपको बतानी है कि पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है, भयानक रस है या फिर बीभत्स रस है या फिर वीर रस है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका रौद्र रस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है आपका कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। में इसमें बताना है कि इसमें छंद है, क्या है? तो दोहा है, सौरठा है, रोला है या फिर बरवे है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, इसमें दोहा हो जाता है। दोहा की बात करते हैं तो प्रथम और आपके तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और आपके चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सौरठा की बात करते हैं तो इनका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आपके प्रथम और तृतीय में 11 हो जाती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं सौरठा में। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि वाक्य शुद्ध है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं या मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसमें सही क्या हो जाता है कि मोहन और गीता वह क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। यही आपका सही आंसर हो जाता है। इसमें शुद्ध पूछा है तो मोहन और गीता गा रही हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? इन शब्दों में कौन सा शब्द है हिंदी कोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्लीब, क्रम, कृषक या फिर कृषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्लीब है वह क्या होता है? अंत में आएगा। पहले क्या आएगा? कृषाणु आएगा, कृषाणु के बाद में क्या आएगा? कृषक आएगा, कृषक के बाद में क्या आएगा? क्रम आएगा और क्रम के बाद में क्या आएगा? क्लीब आएगा। यह आपका अंत में आता है। तो पहले पर कृषाणु, दूसरे पर कृषक, तीसरे पर क्रम और चौथे पर आपका क्लीब आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो जगत में आपको बताना है कि कौन सा समास हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाता है। सीता और राम की बात करते हैं तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो जाता है। यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लग जाता है। जहाँ पर आपका योजक चिन्ह लग जाता है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो चराचरम में आपका यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। तो आपका क्या हो गया? द्वंद्व समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है, 30 क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है,
अव्य है, अभी है या फिर अव्या है। जो आपका अभ्यागत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाता है, तो इसमें आपका अभय उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अभय उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपको अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहना है। डेली के 3 से 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर किसी काम को करते हैं तो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। आपको रेगुलर पढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना है। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।